जय हिंद। आज हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड का वीडियो जो आपको मिलेगा वो तीन प्रकार से वीडियो मिलेगा। मतलब कि ये पहला वीडियो है हमारा, ठीक है, ब्लड के बारे में। तो ब्लड का बात कही जाती है, इसमें हम ब्लड के बारे में पूरी तरह जानकारी प्राप्त कर लेंगे। दूसरे वाले वीडियो में अगर हम प्राप्त करेंगे तो ब्लड का जो थक्का क्यों बनता है इसके बारे में प्राप्त कर लिया जाएगा। और तीसरे वाले वीडियो में आप लोग को बता दिया जाएगा कि जो ब्लड ग्रुप है, जैसे कि ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, मतलब माता का क्या ग्रुप है, पिता का क्या ग्रुप है, तो बच्चा जो जन्म लेगा वो किसका ग्रुप रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ये सब की जानकारी प्राप्त की जाएगी। उसके पहले कि आपको हम बता दें कि जो ब्लड है उसका अगर अध्ययन दो प्रकार से होता है, दो प्रकार का अध्ययन होता है। ब्लड का अध्ययन दो प्रकार से होता है। पहले को बोला सेरोलॉजी और दूसरे को हेमेटोलॉजी बोला जाता है। अध्ययन ब्लड का दो प्रकार से होता है, पहला सेरोलॉजी और दूसरा हेमेटोलॉजी। सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी याद रहेगा आप लोग को। आगे बढ़े। ठीक। दूसरी बात यह है कि ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। मतलब कोलाइड किसे कहा जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि कुछ ऐसा पदार्थ जिसको कपड़े या किसी जाल से छानने पर पूरा का पूरा नीचे न गिरे, ठीक है, उस पर कुछ टंगा रह जाए, उसे कहा जाता है कोलाइड। ठीक है। तो ऐसा पदार्थ, ऐसा लिक्विड पदार्थ जिसको छानने पर उसका पूरा भगिया नीचे न गिरे, मतलब कुछ कुछ भगिया ऊपर टंगले रह जाए, उसको कहा जाता है कोलाइड। तो ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है। तीसरी बात यह कहा जाए कि ब्लड एक संयोजी उत्तक है। मैंने उत्तक वाले चैप्टर में बता चुका हूं, उत्तक वाले वीडियो में बता चुका हूं कि संयोजी उत्तक प्रकार का ब्लड है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है जो पूरे शरीर को जोड़ के रखने का काम करता है, उसे संयोजी उत्तक कहा जाता है। उत्तक वाले वीडियो में बता चुका हूं। तो ब्लड एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। ठीक। अब आगे हम चौथे में देखते हैं कि ब्लड जो है ना, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब क्षारीय 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मतलब खून, चाहे लहू कहिए, चाहे रक्त कहिए, खून कहिए, ब्लड कहिए, लहू कहिए, बात यह एक ही हुआ। तो कहने का अर्थ है कि पीएच मान जो होता है रक्त का कितना होता है? 7.4। अब 7 पर रुका रहेगा, उदासीन रहेगा, 7 के ऊपर आ जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, 7 के नीचवा आएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये आपको पीएच मान के बारे में बताया जा चुका है। ठीक है। तो आप जानते ही होंगे। दूसरी बात यह है कि क्या है कि अब भगवान ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। कहा ये कि अब हमको भी ये लगता है नर हो चाहे मादा, सबको मिलना चाहिए आधा आधा, तो काहे इतना गड़बड़ कर दिए। ठीक। तो पुरुष के लिए मतलब मेल में जो रक्त होता है 5.5 लीटर। ठीक। 5.5 लीटर। अब महिला में जो होता है 5 लीटर। काहे गड़बड़ा दिए? आधा आधा कीजिए, नर हो चाहे मादा, दोनों को आधा आधा कीजिए। तो भगवान इसमें गड़बड़ा दिए। पुरुष में रक्त जो होता है, मतलब खून जो होता है 5.5 लीटर। अब महिला में जो खून होता है 5 लीटर होता है। मैंने कुछ सामाजिक ज्ञान बांटने वाले लोगों से पूछा, भैया भाई जी, अब भैया जी ये बताइए ये काहे कम होता है? तो कहा अरे बाबू देख लो, ये महिलाएं जो होते हैं, हम पुरुषों का बड़ा खून पीते हैं, इसीलिए भगवान ने सोच समझ के कहा कि तुम्हारा आधा लीटर कम रहेगा, कहे से कि तुम ढेर पी लेगी उन लोगों का, तो जब पिएगी तो इसमें बराबर बराबर पा जाएगा। और ना ही तो अगर तू ढेर बराबर कर दे और उसका पी लेगी तो उसका कम पड़ जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको बता दें कि सामाजिक बात, सामाजिक लोगों का ज्ञान सुनिए, लेकिन ऐसे कुछ अफवाह वाले नहीं जो महिलाओं को ठेस पर, हम आप महिलाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं हम बात कर रहे हैं। बात हम ये कर रहे हैं कि कहने का मतलब ये है कि 5 लीटर आप लोगों का, 5.5 लीटर हमारा। ठीक है। आप लोग का ये इरादा नहीं होता है कि हम पुरुषों का खून पिए, लेकिन चलिए तभी भी बात तो कहीं से ना कहीं से तो गड़बड़ा ही जा रहा है। गुस्सा नहीं होइएगा। ठीक। दूसरी बात ये बता दें कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनती है। हीमोग्लोबिन की अगर साइंटिफिक से देखा जाए तो महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम बनती है, आरबीसी भी कम बनता है, इसीलिए उनका जो ब्लड होता है कम होता है। और इसी के तुलना में पुरुषों का आरबीसी, हीमोग्लोबिन ज्यादा बनता है, इसीलिए उनका खून ज्यादा होता है। अब हम देखें ब्लड का निर्माण। तो ब्लड का निर्माण जैसे कहने का अर्थ यह है कि ब्लड का निर्माण जो वयस्क, जैसे जो बच्चा पैदा ले चुका है, जो बच्चा जैसे अब
गर्भ से निकल चुका है तो उसके पेट से जो निकल जाए, अपने माँ के पेट से जो निकल चुका है, उसके हड्डियों के बीच बोन मैरो, अस्थि मज्जा जिसको बोला जाता है, उसी में खून का निर्माण होता है। ठीक है, पुरुष या महिला चाहे जो कोई भी हो, मतलब पेट से जब बाहर निकल जाए तो उसके अंदर हड्डियों के अंदर अस्थि मज्जा, बोले तो बोन मैरो, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात यह है कि जो पेट के अंदर है, मान लीजिए 2-4 महीने का, 5 महीने का, 9 महीने का, 8 महीने का, जो पेट से बाहर नहीं आया है, तो जो अभी पेट के अंदर है माता के, उसको बोला जाता है भ्रूण। ठीक है, जो बच्चा अभी पेट के अंदर है उसको भ्रूण बोला जाता है। तो भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको बता दिया जाए कि ब्लड का निर्माण भ्रूण में लीवर के मेसोडर्म में होता है। ठीक है, क्योंकि आपको लीवर ही पूछा जाएगा, मेसोडर्म तो नहीं है, आप ये याद रखिएगा कम कहने का मतलब। तो पेट के अंदर जो बच्चा रहता है, चाहे कितना हो महीना का, उसे भ्रूण बोला जाता है। तो भ्रूण में खून का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में। ठीक है, लीवर के मेसोडर्म में, लीवर के मेसोडर्म में। आपको लीवर भी ऑप्शनल ट्रिक आएगा तो आप ट्रिक कर सकते हैं, कोई बात है इसमें नहीं। मेसोडर्म नहीं देगा तभी भी ट्रिक कर सकते हैं। ठीक है, तो वयस्क में कि कहाँ पर होता है, हड्डियों के बीच में, अस्थिमज्जा में। ठीक है, बोन मैरो में, जो अभी पेट के अंदर है उसके लीवर में। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि स्टोर ब्लड आखिर में जो है स्टोर कहाँ होगा, रखा कहाँ जाएगा भाई, कोई तो ऐसा। तब पेट जो हमारा होता है, पेट के अंदर गुहा पाया, गुहा होता है, ये साइड बाएं साइड में गुहा होता है, और इसी के अंदर प्लीहा या तिल्ली पाई जाती है। ठीक है, स्प्लीन जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है। प्लीहा या तिल्ली में ही खून हमारा इकट्ठा रहता है, इकट्ठा होता है। ठीक है, जो इकट्ठा होता है इसको ब्लड बैंक भी बोला जाता है। प्लीहा अथवा तिल्ली को ब्लड बैंक भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जैसे क्या होता है, इसमें कभी कभी आरबीसी के अंदर लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होते हैं, तो 120 दिन के बाद आरबीसी का मृत्यु हो जाएगा। अब वो जाएगा कहाँ, तो भाई कोई लाइसोसोम तो है नहीं क्योंकि खपा डालेगा। तो अब क्या होता है, आरबीसी जाके प्लीहा अथवा तिल्ली में रुक जाता है, यही मर जाता है। तो मरता है तो जाकर यही में प्लीहा अथवा तिल्ली में रुक जाता है। इसलिए प्लीहा अथवा तिल्ली को ग्रेवयार्ड कब्र भी बोला जाता है। ब्लड आरबीसी का कब्र भी बोला जाता है। प्लीहा अथवा तिल्ली को ग्रेयार्ड भी बोला जाता है, ग्रेव यार्ड भी बोला जाता है, कब्र भी बोला जाता है, और ब्लड बैंक भी बोला जाता है, क्योंकि सारा का सारा खून यहीं पर रहता है। अब मान लीजिए कभी झगड़ा हो गया आपको, अब झगड़ा हो गया, अब क्या करेंगे, वो लेके आ रहा है चाकू, दौड़े दौड़े कह रहा है हम तुम्हारे मारेंगे यही से। तो आप ये मत, ये दाहिना टाइप दे दीजिए, मारेगा तो इधर काम चल जाएगा। लेकिन जो थैलिया है बाया तरफ, प्लीहा तिल्ली कहाँ रहता है, मनुष्य के बाएं बाएं तरफ में, और उधर मार दिया तो पता चला थैलिये में भोका गया, अब फाट गया थैली तो सारा खून तो हो ही जाएगा। कहाँ आप जीवित रहेंगे, जीवित नहीं रह सकते। इसलिए होशियारी कीजिएगा, थैली पर नहीं मार खाना है, इधर मार खाना है, इधर नहीं भोंकवाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोलेस्ट्रॉल। जैसे क्या है कोलेस्ट्रॉल, कहते किसको है, कोलेस्ट्रॉल एक तरल पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरल पदार्थ होता है। जैसे हम सेव संतरा, ये काजू बिस्कुट, ये भी जो बादाम वगैरह सब खाते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है, वो हमारे खून में चली जाती है। ठीक है, ये सब हमारे खून में मिल जाती है। जो पौष्टिक पदार्थ जो होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल तरल पदार्थ जैसे पौष्टिक जो होता है ज्यादा मात्रा होता है। अब इसको खाएंगे तो हमारे खून में जाएगा ही। अब ये जाएगा तो क्या होता है, कभी कभी ये दिल पे जो फेफड़ा होता है, दिल जो होता है, उस पर क्या है, धक्का बनाने लगेगा, चर्बी चढ़ जाएगा भाई उस पर, तो हार्ट अटैक की मामला हो सकता है। ठीक है, तो जब माने ज्यादा हो जाएगा, चर्बिया ज्यादा हो जाएगा, जो हम खा रहे हैं वो जाकर चढ़ जाएगा, तो चर्बिया ज्यादा हो जाएगा तो हार्ट अटैक का मामला उत्पन्न हो सकता है। इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या 200 ग्राम होनी चाहिए। ठीक है, 200 ग्राम डेसीलीटर, साइंटिफिक से डेसीलीटर में तौला जाता है, मतलब मापा जाता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना होना चाहिए, 200 ग्राम डेसीलीटर। आपको ऑप्शनल में आ जाएगा तो आप ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका डेसीलीटर सब में दिया जाएगा। और 200 ग्राम डेसीलीटर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 200 ग्राम डेसीलीटर। ठीक, अब आगे देखते हैं हीमोग्लोबिन। आप सभी जानते हैं
कि जो हीमोग्लोबिन है क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है लाल होता है। ये तो पहली बात है कि हीमोग्लोबिन के कारण हमारा शरीर का जो रक्त होता है वो लाल होता है। दूसरी बात यह है कि मेल में जो हीमोग्लोबिन है, रक्त भी ढेर था तो हीमोग्लोबिन भी ढेर पाया जाएगा, ये तो कंपल्सरी है। अब मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेल में हीमोग्लोबिन 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन के अंदर होता है Fe, बोले तो आयरन। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रतीक के रूप में दिखा दिया हूँ। तो आयरन की मात्रा जो होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन अथवा ज्यादा खून रहेगा उसी में ना आयरन की मात्रा ज्यादा रहेगा। तो हम यहाँ पर देखें पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या है, 14 ग्राम डेसी प्रति लीटर, सॉरी डेसीलीटर। ठीक, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब महिलाओं में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक, तो इसीलिए Fe की मात्रा मतलब आयरन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा है। इसीलिए जब पुरुष को एक झापड़ मारिएगा तो बर्दाश्त कर जाएगा, अब मेहरारू को एक झापड़ मार दीजिए, औरतों को चाहे किसी को, लड़कियों को मार दीजिएगा पर तुरंत वहीं पर पसर जाएंगी सब, ढोई जाएंगी सब और चिल्लाने लगेंगी सब। ठीक है, इसी वजह से तो आयरन की मात्रा पुरुषों में ज्यादा और महिलाओं में कम। एक झापड़ मारी तुरंत पसर जाएगी सब। ठीक, अब आगे हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की Hb से प्रतीक किया जा सकता है। ठीक, अब रक्त परिसंचरण मतलब खून दौड़ता है, भागता रहता है। इसका खोज, इसका सिद्धांत किसने दिया, तो विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने। हार्वे नामक व्यक्ति आए तो कहें कि देखिए जो हमारा खून है ना ये हमेशा दौड़ता रहता है, रक्त परिसंचरण करता रहता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया परिसंचरण की खोज किसने कर दिया, विलियम हार्वे। इन्होंने बताया कि जो हमारा खून है 120 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है, 180 प्रति घंटा रफ्तार से आता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा शरीर का ताप नियंत्रित रहता है हमेशा। मान लीजिए आप कोई भी रगड़िएगा जब तो भाई गर्म रहेगा ही, हमेशा खून आवाज कर रहा है तो ताप बना ही रहेगा। इसका रक्त परिसंचरण या रक्त का परिसंचरण का खोज किसने किया या रक्त परिसंचरण का सिद्धांत किसने दिया ये पूछेगा तो आप बता सकते हैं विलियम नामक व्यक्ति ने, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि जैसे ब्लड के विलियम हार्वे साहब ने कहा था कि जैसे कहा उन्होंने कि रक्त का परिसंचरण कौन करता है, कि ब्लड करता है। तो रक्त का परिसंचरण का सिद्धांत दिया विलियम हार्वे साहब ने। उन्होंने ही जैसे अब हम देखेंगे ब्लड के कार्य क्या होते हैं, तो ब्लड के जो कार्य होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ब्लड का कार्य होता है ताप को नियंत्रित करना। तो विलियम हार्वे साहब ने इसका सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया था कि जो ब्लड हमारा है ना, कि मतलब ब्लड प्रेशर जो है मतलब 120 किलोमीटर घंटा जाएगा और 180 किलोमीटर घंटा के प्रति से आएगा। ठीक है, तो 120/180 के हिसाब से दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मतलब कि ये जो ब्लड प्रेशर की प्रक्रिया है इसी में होगा। अब ताप नियंत्रण की प्रक्रिया इसमें होता है। कहने का यह अर्थ है कि जब आप भी कभी रगड़ेंगे तो ठीक जाएगा, मतलब ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ताप इस पर बना रहेगा। अभी क्या होता है, कभी कभी कोई व्यक्ति अगर मर जाता है उसका पूरा शरीर पूरा ठंडा पड़ जाता है, तो इसमें खून दौड़ता नहीं रहता है, खून ठप हो जाता है। इसी वजह से ताप अनियंत्रित हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है शरीर। तो कार्य क्या होता है ब्लड का, पहला ताप को नियंत्रित करना मतलब बनाए रखना। ठीक, दूसरा बात पोषक पदार्थों का परिवहन। कहने का अर्थ है कि पोषक पदार्थों का परिवहन मैं आपको बता दूं कि हम जो किसी भी वस्तु को खा रहे हैं, चाहे कोई भी रोटी हो, ब्रेड हो, चाहे कोई भी दही दूध कुछ भी खा रहे हैं, उसमें जो तरल पदार्थ जो होते हैं, पौष्टिक चीज जो होते हैं, ये ब्लड क्या करता है उनसे खींच लेता है और अपने आप में पूरे शरीर के लिए डाल देता है। तो पौष्टिक पदार्थों से ये ब्लड क्या करता है, खींच लेता है। तो ब्लड का काम क्या है, पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेना, संचरित कर लेना, परिवहन कर लेना, आप पूरे शरीर में बांट देना। ठीक है, तो ये काम करता है। पोषक पदार्थों को ये जो हम खाते हैं उसे निकाल कर ये पूरे शरीर में परिवहन कर देता है ब्लड, यही काम करता है।
दूसरा बात क्या है, गैसों का परिवहन। मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जन वाले में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो मात्र एक टंकी बना है फेफड़ा हमारा, तो फेफड़े में जाता है और फेफड़े में हीमोग्लोबिन आता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और ले जाकर पूरे शरीर में छींट देता है और वहां से O2 को निकाल कर लाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती रहती है, ठीक है। तो गैसों का परिवहन O2 को ले जाना और CO2 को ले जाना हीमोग्लोबिन करता है। इसमें खून ही है ना, खून के अंदर ही में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो वही क्या करता है, गैसों का परिवहन करता है। दूसरी बात है उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। जैसे क्या है उत्सर्जित, जैसे हमारे शरीर में यूरिया, खाद, ऐसे कुछ बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या करता है, सूचना दे देता है, उठाकर दे देता है। ब्लड क्या करता है, किडनी को सूचना दे देता है कि ये भाई ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये तुम रख लो, ठीक है। तो ये उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन किसको कर देता है, किडनी को, ठीक है। तो ब्लड के कार्य आप लोगों ने समझा। पहला काम क्या है, ताप को नियंत्रित रखना, ठीक है। क्या काम करना, ताप को नियंत्रित रखना। दूसरा काम है पोषक पदार्थों का परिवहन, मतलब पोषक पौष्टिक चीजों को निकाल कर उसमें से अपने पूरे में परिवहन कर देना। तीसरा काम क्या है, गैसों का परिवहन, O2 को ले जाना और CO2 को ले आना, इस तरह यह कार्य होगा। दूसरा काम क्या है, उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, किडनी को सूचना देना। मात्र ये खुद नहीं लेता है, ये सिर्फ सूचना देता है किडनी को कि ये ले लो अपना, तुम खराब पदार्थ है इसको अपशिष्ट कर दो। ब्लड मुख्यतः दो प्रकार से मिलकर बना होता है। ब्लड दो प्रकार से मिलकर बना होता है। पहले का कहा जाता है, मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि ब्लड जो हमारा होता है ये दो प्रकार से, एक लिक्विड पार्ट से बना होता है, एक हार्ड पार्ट से बना होता है। कहने का अर्थ यही है कि ब्लड की प्रक्रिया दो प्रकार से चालू होती है, एक हार्ड पार्ट हो जाएगा, एक लिक्विड पार्ट। अब दोनों को मिला दीजिएगा तो ये ब्लड बन जाएंगे। जैसे कि जो लिक्विड पार्ट होता है, पानी की तरह जो पार्ट होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है, जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। ये 60% ब्लड में 60% होता है। प्लाज्मा ब्लड में 60% परसेंटेज होता है, ठीक है। ये लिक्विड पार्ट था। और उसी में जो कण के रूप में होते हैं, जैसे हार्ड पार्ट जो होते हैं, उसको रुधिराणु अथवा कार्पस बोला जाता है। रुधिराणु अथवा कार्पस। तो ब्लड कौ पार्टों से मिलकर बना होता है, दो पार्टों से मिलकर बना होता है। पहले को बोला जाता है प्लाज्मा, जो कि 60% होता है। ये हल्के पीले रंग का होता है, जो कि ब्लड में घुला रहता है, ठीक है। और दूसरा होता है रुधिराणु, ये कण के रूप में पाए जाते हैं, मतलब ये टाइट होते हैं, ठीक है। उसी में जैसे कि ये टाइट होते हैं, जिसको कार्पस या रुधिराणु बोला जाता है, ठीक। अब आपको बता दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो शरबत हम बनाते हैं, जैसे रस उस बनाते हैं, तो उसमें पानी डालते हैं और कुछ चीनी वगैरह डालते हैं। तो चीनी जो होता है वो हार्ड पार्ट होता है और जो पानी होता है वो लिक्विड पार्ट होता है। उसी प्रकार वो जो हमारे रक्त में, खून में जो होता है पानी वाला, उसको प्लाज्मा बोला जाता है। उसको हल्के पीले रंग का होता है। और जो चीनी के टाइप, मतलब कठोर पार्ट जो होता है, वो उसको रुधिराणु अथवा कार्पस बोला जाता है, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसके पहले कि प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा दो प्रकार के प्रोटीन, प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा, और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो लिक्विड पार्ट 60% होता है, जो प्लाज्मा होता है खून में 60% होता है। इसमें दो प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में दो प्रोटीन पाया जाएगा। प्लाज्मा में कौ प्रोटीन, दो प्रोटीन। पहले को बोला फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन। और दूसरे बोलेगा दोस्तों प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्लाज्मा दो प्रकार प्रोटीन से बना होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो अगर आप प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल देंगे तो ये तो पीला था ही, और हल्के पीले रंग का हो जाएगा। किस किस प्रकार हो जाएगा, और हल्के पीले रंग का हो जाएगा। और फाइब्रोनिजोन निजोन प्लाज्मा में से निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा और हल्के पीले रंग का हो जाएगा, ठीक। और बीमारियों का जांच जो होता है ना, प्लाज्मा से सीरम को निकाल कर किया जाता है। प्लाज्मा में से किसको निकाल दिया जाएगा, सीरम को निकाल दिया जाता है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं, जैसे बीमारियों का जांच की प्रक्रिया होती है,
तो यही जो प्लाज्मा होता है हल्के पीले रंग का, इसमें फाइब्रोबिनोजेन को निकाल दिया जाता है तो हल्के पीले रंग का हो जाता है। इसी को सीरम बोला जाता है। फाइब्रिनोजन को प्लाज्मा में से जो निकाल दिया जाएगा तो हल्के पीले रंग का बचेगा, उसको कहा जाता है सीरम। ठीक है, और बीमारियों का जांच सीरम के द्वारा ही किया जाता है, ब्लड से सीरम को निकाल कर ही किया जाता है। बीमारियों का जांच किससे किया जाता है? सीरम से किया जाता है। ये किस रंग का होता है? हल्के पीले रंग का। तो प्लाज्मा में से किसको निकाला जाता है? फाइब्रोबिनोजेन को निकाला जाता है। तो यह हल्के पीले रंग का होता है जिसको सीरम बोला जाता है, और बीमारियों का जांच किससे किया जाता है? सीरम से किया जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं रुधिराणु। तो रुधिराणु को कार्पस भी बोला जाता है। रुधिराणु मुख्यतः 3 प्रकार से हम बताए इसमें दिया गया है। तो रुधिराणु जो हार्ड पार्ट होता है, इसको ये कार्पस जिसको बोला जाता है प्लाज्मा में, जो कि 40% पाया जाता है। इसमें कहने का अर्थ ये है कि जो कार्पस है ये 3 प्रकार में बांटा गया है। पहले को आरबीसी, दूसरे को डब्ल्यूबीसी और तीसरे को प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस, आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस भी बोला जाता है। आरबीसी को रेड ब्लड कार्पस और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पस और इसको प्लेटलेट्स बोला जाता है। ठीक, अब एक एक करके इसके बारे में जानें। इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? तो आरबीसी का टेक्निकल नाम अगर हम देखें तो एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल नाम की बात कही जाए तो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का टेक्निकल, रेड ब्लड कार्पस का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। व्हाइट ब्लड कार्पस मतलब डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो एक एक करके टेक्निकल नाम हम जान सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, या तो टेक्निकल नाम पूछ देता है। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम तो ल्यूकोसाइट, आरबीसी का टेक्निकल नाम तो एरिथ्रोसाइट, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम बताइए तो थ्रोम्बोसाइट हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो आरबीसी जो होता है, कार्पस में रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि रक्त में, मान लीजिए रक्त में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? तो यहीं पर चिंता में पड़ जाएंगे आप लोग। तो रक्त में सबसे अधिक मात्रा प्लाज्मा का, जो कि 60% है। ठीक, अगर क्वेश्चन कर दे कि रुधिराणु में, मतलब रुधिराणु में सबसे अधिक किसकी मात्रा पाई जाती है? तो आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी कितना पाया जाता है रुधिराणु में? तो 50 लाख। सबसे अधिक रुधिराणु किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आरबीसी किसमें पाया जाता है? तो रुधिराणु में आरबीसी कितना पाया जाता है? 50 लाख तक पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000 तक। आरबीसी 50 लाख, डब्ल्यूबीसी 10 लाख और प्लेटलेट्स 2 लाख तक पाया जाता है। ठीक, आरबीसी 50 लाख, सबसे अधिक रुधिराणु में क्या पाया जाता है? आरबीसी, जो कि 50 लाख। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी 10 लाख और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट टेक्निकल नाम है इसका, यह होता है 2 लाख। अब हम बात करते हैं इसके कुल जीवन काल की, हम बात करते हैं। तो रक्त में सबसे अधिक पाया जाता है आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। ठीक, इसके जीवन काल की बात कहिए तो रक्त में 120 डेज का दिन होता है। 120 दिन जीवित रहता है, उसके बाद ये मर जाता है, और मरने के बाद किसमें चला जाता है? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके वजह से ये हमारे इस अंगों में नहीं पाया जाता, ये सीधा पीलिया अथवा तिल्ली में चला जाता है, और पीलिया अथवा तिल्ली इसको पचा डालता है। ठीक, तो ये आरबीसी का जीवन काल कितना? 120 दिन। 120 दिन होता है। आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। इसका यह आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन।
और अगला हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो इसका टेक्निकल नाम हम जाने तो ल्यूकोसाइट, ठीक है। और इसकी संख्या अगर हम बात करें तो 10,000 तक, और इसका जीवन काल कर डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 4 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का दिन होता है 4 दिन, वो 4 दिन तक जीवित रहता है। आरबीसी 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 4 दिन, ठीक है। और थ्रोम्बोसाइट कितना दिन तक जीवित रहता है? 7 दिन तक, मतलब 1 हफ्ते तक जीवित रहता है। थ्रोम्बोसाइट 7 दिन, डब्ल्यूबीसी 4 दिन, आरबीसी 120 दिन। तो सबसे अधिक जीवन काल किसका व्यतीत हुआ? तो आरबीसी का। रुधिराणु में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आरबीसी। इसको टेक्निकल नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब हम देखते हैं जैसे क्या है कि डब्ल्यूबीसी अगर रक्त में कम पड़ जाए तो यह ल्यूकोमिना कैंसर हो जाता है, या अधिक हो जाए ल्यूकोमिना, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी अगर ज्यादा हो जा रहा है तभी ल्यूकोमिना कैंसर हो जाएगा, कम हो जा रहा है तभी ल्यूकोमिना कैंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बारे में एक एक करके इसको विस्तार रूप से हम देखते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में और ज्यादा हम जानते हैं। रुधिराणु में जैसे जो लिक्विड कार्पस पार्ट पाया जाता है उसमें क्या होता है, कहने का 3 प्रकार का होता है, 3 स्टेज में बना होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स और आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी कहाँ जाकर हो जाती है, इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन होता है और प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। तो इसके बाद तो ये मर जाते हैं। अब बताइए, ये मर जाएंगे तो क्या कैसे निकलेंगे सब? तो कोई बात नहीं, इसका मेन भाग जो होता है प्लाज्मा वो बचा रहता है। कहता है तुम लोग आ जा सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, ठीक है। वो बोन मैरो फिर जाकर प्लाज्मा में मिल जाता है और घुल जाता है, फिर अपना काम करना शुरू कर देता है, ठीक। अब आगे इसके हम देखेंगे एक एक करके, जैसे कि रुधिराणु जो है कार्पस, उसके बारे में मैंने बताया था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को विस्तार रूप से हम जानेंगे क्या क्या होता है। तो आरबीसी होता है, आरबीसी का रेड ब्लड कार्पस। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड कार्पस। रेड क्यों होता है? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रेड होता है, और जिसको रेड ब्लड कार्पस बोला जाता है। इसका टेक्निकल नाम मैंने आपको बता दिया था, एरिथ्रोसाइट। रेड ब्लड कार्पस बोले तो आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है रेड ब्लड कार्पस, इसका टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। अब इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे आरबीसी का आकार जो होता है ना, आरबीसी का आकार वो गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल, और बीचवा में चपटा रहता है, ठीक है। आरबीसी का आकार गोल होता है और बीच में चपटा होता है, ठीक है। ये जितना ही ऊंचाई पे जाइएगा, जितने ऊंचाई पर जाइएगा, आरबीसी का आकार बढ़ता जाता है। जितने ऊंचाई पर जाइएगा, ये पूछ भी दिया है क्वेश्चन कई बार कि जितने भी ऊंचाई पर आप जाइएगा ना तो आरबीसी का आकार बढ़ जाता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल और बीच में चपटा। जितना ही ऊंचाई पर चढ़ते चले जाइएगा, इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ता चला जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा जैसे घटती चली जाती है, इसका आकार बढ़ता चला जाता है। और इसमें आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो बताइए लाइसोसोम का काम क्या होता है? कि जो भी जैसे कोशिका के अंदर जो भी मर गए पदार्थ वगैरह मर गए, उन सबको पचा डालना, खा डालना। लेकिन मुख्यतः काम क्या होता है? इसमें लाइसोसोम ही नहीं पाया जाएगा, तो पचाएगा कौन? ठीक। तो ये आरबीसी जो होता है 120 दिन के बाद मरने के बाद यह प्लीहा अथवा तिल्ली में चला जाता है। प्लीहा अथवा तिल्ली इसको ऑब्जर्व कर लेती है, स्प्लीन में चला जाता है। तो आरबीसी का कब्र किसे कहा जाएगा? स्प्लीन को, प्लीहा अथवा तिल्ली को। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाएगा? प्लीहा अथवा तिल्ली को या स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, इस लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। दूसरा क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक भी, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है और केंद्रक भी नहीं पाया जाता है। और केंद्रक में होता है आरएनए और डीएनए।
और आरएनए डीएनए से हम लोगों का पहचान होता है। ठीक है, आरएनए डीएनए से मानव का पहचान होता है और इसमें केंद्रक ही नहीं पाया जाता है। केंद्रक के अंदर लाइसोसोम केंद्रक के अंदर आरएनए डीएनए और आरएनए डीएनए से मानव का पहचान होता है। तो आरबीसी में क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, क्या आरबीसी के द्वारा किसी व्यक्ति का पहचान किया जा सकता है? तो नहीं, आरबीसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बाकी सब आप अपने बाल के द्वारा, नाखून के द्वारा, थूक के द्वारा पहचान किया जा सकता है, क्योंकि उसमें केंद्रक पाया जाता है और इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो आरबीसी का टोटल संख्या मैंने बता दिया 50 लाख और डब्ल्यूबीसी का टोटल संख्या 10 लाख और आरबीसी का प्लेटलेट्स का जो बता दिया था 2 लाख। तो अकेला ये कार्पस मतलब रुधिराणु में 95% आरबीसी ही होता है। अकेला रुधिराणु में 95% रुधिराणु में आरबीसी ही पाया जाता है। 95%, देखिए 50 लाख सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ठीक है, इसका जीवन काल भी ज्यादा होता है, 120 दिन बाद मरता है ये। ठीक है, और देखिएगा ये जैसे कि आपने सुना होगा कि एनीमिया रोग जैसे होता है, एनीमिया रोग, लौह पतिया रोग या एनीमिया रोग जो होता है, तो एनीमिया रोग कैसे होता है? ब्लड में जो होता है, ब्लड में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड लाल रहता है। ब्लड में आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ठीक है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे आप लोग को कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आप बता सकते हैं आयरन की कमी से, ब्लड में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगर आयरन नहीं दिया है तो आपको हीमोग्लोबिन दिया रहेगा, उस पर ट्रिक लगा सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिन भी नहीं दिया है तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसकी कमी से आयरन एनीमिया रोग होता है, तो आरबीसी पर भी लगा सकते हैं और ब्लड पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर न दिया हो तब जाकर कहा जा सकता है। ठीक, अब तो इसी क्रम में हम आगे देखते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक, आरबीसी का मैंने बता दिया, आरबीसी गोल होता है, चपटा होता है, बीच में चपटा होता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन हाई लेवल पर चढ़ते चले जाइएगा ऑक्सीजन की कमी से, इसका आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। आरबीसी का आकार ऊंचाई पर बढ़ता चला जाएगा। ठीक, दूसरा मैंने बताया इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, ये डायरेक्ट स्प्लीन अथवा तिल्ली में चला जाता है। स्प्लीन अथवा तिल्ली को आरबीसी का कब्र बोला जाता है, ये भी बता दिया मैंने। और दूसरा बात, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और केंद्रक में आरएनए डीएनए होता है और आरएनए डीएनए से मानव का पहचान होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आरबीसी के द्वारा आरएनए डीएनए से पहचान किया नहीं जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं है और केंद्रक में आरएनए डीएनए नहीं, तो किसी व्यक्ति का आरबीसी के द्वारा पहचान नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब एक बार और बताया कि रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी, क्योंकि अकेला ही 95% जितना होता है, 50 लाख अकेले ही होता है। ठीक, और एनीमिया रोग किसके कारण होता है? तो आयरन की कमी से, आयरन न दिया हो तो हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन न दिया हो तो आरबीसी की कमी से, आरबीसी न दिया हो तो ब्लड की कमी से एनीमिया रोग, लोहमयता रोग जिसको बोला जाता है, ये होता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मैंने आपको बता दिया था। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुल टोटल 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना बताया था? 4 दिन होता है। ठीक, इसका टोटल संख्या 10 लाख बताया था मैंने। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का टोटल संख्या कितना बताया? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी का टोटल संख्या कितना बताया था? 10 लाख। इसका टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस। इसलिए ये व्हाइट होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन इसमें नहीं पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए वो रेड होता है और उसको रेड ब्लड कार्पस बोला जाता है। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड कार्पस बोला जाता है। यह व्हाइट होता है मतलब सफेद होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। व्हाइट ब्लड कार्पस का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। व्हाइट ब्लड कार्पस का टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। इसका जीवन काल मैंने बता दिया था 4 दिन होता है। इसका जीवन काल कितना होता है?
4 दिन होता है। और ये जो होता है कि मतलब कि ये कितनी संख्या होती है, तो 10 लाख तक इसकी संख्या होती है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में मैंने बता दिया, और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है, किसी भी शेप में हो सकता है, किसी भी आकार में हो सकता है, टेढ़ बेढ़ किसी भी चीज में हो सकता है। ठीक, डब्ल्यूबीसी का आकार। ठीक, अब आगे देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर आरएनए डीएनए होता है। तो डब्ल्यूबीसी से किसी व्यक्ति का पहचान किया जा सकता है, आरबीसी से किसी व्यक्ति का पहचान नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बीसी से किसी भी व्यक्ति का पहचान किया जा सकता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये आप बता सकते हैं। और इनका काम क्या होता है, जैसे मैंने आरबीसी को बताया कि शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने का काम होता है। ठीक है, उसी प्रकार ये होता है कि आरबीसी का कार्य क्या होता है कि ये रोगों से रक्षा प्रदान करता है, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। अब इसके कुछ प्रकार होते हैं, आरबीसी के कुछ प्रकार होते हैं, उसको एक एक करके हम देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक, अब आगे देखिए कि जैसे 6 प्रकार का टोटल होता है, लेकिन मुख्यतः 3 ही माना जाता है। आरबीसी 6 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा 3 ही मुख्यतः होते हैं। पहला होता है एंटीबॉडी, दूसरा होता है लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट टेक्निकल नाम हो गया, इसका जीवन काल 4 दिन और इसकी संख्या 10 लाख, और ये इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक के होने के कारण आरबीसी डब्ल्यूबीसी के द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान किया जा सकता है। और ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार कितना होता है इसको हम देखेंगे, तो 6 प्रकार का होता है, लेकिन उसमें मुख्यतः 3 जो पढ़ सकते हैं हम लोग, और 3 बाकी वो किसी काम के नहीं है। ठीक, तो एक एक करके जानेंगे। तो डब्ल्यूबीसी का 3 टाइप जो होता है, एंटीबॉडी, ठीक, दूसरा लिम्फोसाइट जिसको टी सेल भी कहा जाता है, लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहा जा सकता है, लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहा जा सकता है, और तीसरा होता है मोनोसाइट। अब जानेंगे इसकी काम क्या होते हैं। जो डब्ल्यूबीसी में 3 पाए जाते हैं, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनका काम क्या अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में किसी भी बीमारी, कोई भी बीमारी जैसे कोरोना हो गया, चाहे कोई भी बड़ी बीमारी जो आती है, एड्स हो गया, कोरोना हो गया, मलेरिया हो गया, सब जब जैसे ही इंटर आपके शरीर में करेंगे तो एंटीबॉडी को सूचना मिल जाएगा। जैसे ही कोई बीमारी आपके अंदर इंटर कर जाती है तो एंटीबॉडी को तुरंत सूचना प्रदान हो जाएगा। तो जब सूचना प्रदान हो जाएगा तो ये भागते हुए जाएगा और भागकर जाकर किसको सूचना प्रदान करेगा, लिम्फोसाइट को, क्योंकि लड़ने और झगड़ने का प्रक्रिया किसके अंदर पाया जाता है, लिम्फोसाइट के। एंटीबॉडी सिर्फ सूचना देगा कि आ गया है हमारे घर में कोई, उसको मारना है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट को जगाएगा। तो लिम्फोसाइट का आकार कैसा होता है, टी सेल, इसको टी सेल भी कहा जाता है। लिम्फोसाइट का आकार टी सेल का होता है। तो बीमारी जब शरीर में इंटर करेगा तो सूचना देगा एंटीबॉडी, सूचना कौन देगा, एंटीबॉडी, लेकिन उसको मारने का काम कौन करेगा, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो जाएगा एंटीबॉडी भागते हुए किसको बताएगा, लिम्फोसाइट को, कहेगा ए भाई साहब उठिए जल्दी, हमारे घर में कोई घुस आया है। तो लिम्फोसाइट जाएगा तो उसको, उस बीमारी को मार देगा। अगर उसके योग्य है, क्षमता लड़ने योग्य है तो उसको मार देगा। ठीक, और ये मारने के बाद कह देगा एंटीबॉडी अब तुम जानो, हमको तो कहे मारने के लिए, हम मार दिए। तो एंटीबॉडी जाएगा किसको बताएगा, मोनोसाइट को, और मोनोसाइट आएगा तो इसको, इस बीमारी को खा जाएगा। ठीक है, तो मोनोसाइट आएगा तो इसको खा जाएगा। सूचना कौन दिया, एंटीबॉडी, मारा कौन, ल्यूकोसाइट। ठीक, और ल्यूकोसाइट छोड़कर चला गया तो खाएगा कौन, मोनोसाइट। ठीक है, तो मोनोसाइट का आकार बड़ा होता है। तो डब्ल्यूसीबी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, मोनोसाइट का, और बीमारियों को खाने का काम किसको, कौन किया, मोनोसाइट। इसी वजह से इसका आकार बड़ा होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जो ज्यादा खाएगा वही ना आकार में बड़ा होगा। ठीक, तो ये हम कह सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार, एंटीबॉडी, ल्यूकोसाइट और
मोनोसाइट। एंटीबॉडी, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम शरीर में कोई भी बीमारी प्रवेश कर रही है तो उसको तुरंत सूचना देना। ल्यूकोसाइट को तुरंत सूचना देता है, ए चाचा हमारे घर में कोई और घुस आया, जल्दी चलो मारो उसे। ठीक, तो ये जाता है और उस ल्यूकोसाइट तुरंत बीमारी को पकड़ता है और मार देता है। और साफ सफाई का काम, मतलब पचाने का काम, खाने का काम कौन करता है? मोनोसाइट करता है। ठीक है, और ल्यूको आरबीसी में सबसे बड़ा किसका साइज होता है? तो मोनोसाइट का काम आकार होता है। ठीक, तो ऐसे हम कह सकते हैं इसको। अब आगे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि आरबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, सॉरी डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो हम बता सकते हैं मोनोसाइट का, क्योंकि बीमारियों का भक्षण कौन किया था? मोनोसाइट। ठीक, और सूचना प्रदान कौन करता है? तो एंटीबॉडी। ठीक, और बीमारियों से लड़ता कौन है? तो लिम्फोसाइट, जिसका टी सेल भी कहा जा सकता है। लिम्फोसाइट को टी सेल भी कहा जाता है। और देखिएगा कभी कभी क्या होता है, जैसे एड्स जैसे बीमारियां, कोरोना जैसे बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी जब वो शरीर के अंदर इंटर प्रवेश करती हैं तो लिम्फोसाइट ही घबरा जाता है, कहता है हम इनके बराबर क्षमता वाले नहीं हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, अगर लड़ते हैं तो ये इसी को मार देते हैं सब, लिम्फोसाइटों को मार देते हैं सब, लिम्फोसाइट ही मर जाता है। अब बताइए बीमारियों से लड़ने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी सूचना दे दिया है कोरोना आ गया है, लेकिन जब ये लिम्फोसाइट जाएगा तो देखेगा हमसे बड़ा शत्रु आ गया हमारा, तो ये हार जाता है, वहीं पर नहीं बच पाता है, ये लिम्फोसाइट ही मर जाता है। तो पूरा प्रकोप वो बीमारी अपना शरीर में घुमा लेती है। अगर लिम्फोसाइट लड़ जाता है वहीं पर तो मार देता है इसको, लेकिन लिम्फोसाइट हार मान जाता है, कहता है ये हमसे बड़ी बीमारी है। तो बड़ी बीमारियों में एड्स हो गया, कोरोना हो गया, और बहुत सारे ऐसी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे लिम्फोसाइट नहीं लड़ पाता है। ठीक है, उस समय हमको बड़ी बीमारियां हो जाती है। ठीक, सूचना कौन? एंटीबॉडी, मारा कौन? लिम्फोसाइट, टी साइज का होता है, टी सेल भी बोला जाता है। और भक्षण कौन किया? मोनोसाइट, जिसका आकार डब्ल्यूबीसी में बड़ा होता है। बड़ी बड़ी बीमारियों में लिम्फोसाइट ही मारा जाता है, बचता नहीं है। ठीक, अब आगे इसके हम देखते हैं प्लेटलेट्स। ठीक, तो प्लेटलेट्स की प्रक्रिया क्या है? प्लेटलेट्स को मैंने बताया था आपको